नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में कई तरह के रिपोर्टिंग टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे ओलिगोजूस्पर्मिया, स्टेनोजूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया। ये 3 अंडरस्टैंडेबल है। आप इसके बारे में बहुत बार हमने वीडियोस बनाए हैं, आपने इसके बारे में जानकारी पाई होगी। ओलिगोजूस्पर्मिया तब होता है जब काउंट बहुत कम हो, और अगर बहुत ही ज्यादा कम हो तो सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया कहा जाता है। स्टेनोजूस्पर्मिया जब मोटिलिटी कम होता है हम कहते हैं, और जब आकार मॉर्फोलॉजी अच्छा नहीं होता है तो उसे हम टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। बट जब ये रिपोर्टिंग देते हैं इन तीनों पार्ट्स में, जैसे कि काउंट हो गया, मोटिलिटी हो गया और मॉर्फोलॉजी हो गया, इन तीनों में अगर बहुत सीवियर डिफेक्ट्स रहे या स्पेशल डिफेक्ट्स रहे तो स्पेशल टर्म्स यूज किए जाते हैं। आइए हम इन टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो रेयर रहेंगे बट कभी अगर रिपोर्ट किए जाएंगे तो आप इनके बारे में समझ पाएंगे। सबसे पहला है काउंट। काउंट में हमने बोला है सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया, तो हम समझ गए, बट ऐसा भी एक टर्म आ सकता है क्रिप्टोजूस्पर्मिया। तो जब बहुत कम होता है सैंपल में स्पर्म तो उसे सिवियर कहा जाता है। लेकिन अगर पूरे सैंपल में कुछ ही स्पर्म्स है, जैसे कभी कभी हमने देखा है 5-6 स्पर्म्स ही होते हैं, 1-2 स्पर्म्स ही, कहाँ मिलियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, कई सैंपल्स में 2-3 स्पर्म्स ही होने के चांसेस होते हैं। तो क्रिप्टोजूस्पर्मिया जो है ऐसे सैंपल को कहा जाता है। लेकिन ये बहुत आवश्यक तो होता है कि इस ऐसे सैंपल को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जो भी है स्पर्म्स बन रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें यूज करके आईवीएफ में इक्सी प्रोसीजर द्वारा प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की जाती है। अगर ऐसे सैंपल को स्पर्म्स नहीं है करके अजूस्पर्मिया दिया जाएगा तो रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि डोनर स्पर्म कह दिया या टीसा कह दिया, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन। तो ये सब ऑप्शन देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब हम एक सैंपल देखते हैं, एक एंड्रोलॉजी टेक्नीशियन या एम्ब्रियोलॉजिस्ट जब एक सैंपल देखता है तो ये बहुत आवश्यक होता है कि अजूस्पर्मिया है, स्पर्म बिल्कुल नहीं है कहने के पहले पूरे सैंपल को ठीक से जांचा जाए, करेक्ट प्रोसीजर्स किए जाए, प्रोसीजर्स के बाद ही ये रिपोर्ट दिया जाए कि अजूस्पर्मिया है या क्रिप्टोजूस्पर्मिया, या कि थोड़े स्पर्म्स हैं, जिससे आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकते हो। तो ये हो गया काउंट के मुताबिक। अभी मोटिलिटी में स्टेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, मैंने कहा जब मोटिलिटी कम होता है। मोटिलिटी का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें 3 भाग होते हैं, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटाइल स्पर्म। प्रोग्रेसिव यानी हिल रहे हैं स्पर्म्स, फॉरवर्ड मूविंग है, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी है हिल रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सक रहे हैं। सेकेंड इज नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि जहां है वहीं हिल रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहे, बट पता लग रहा है कि अलाइव हैं, जिंदा हैं। तीसरा है इमोटाइल। इमोटाइल तो बिल्कुल ही नहीं हिल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जिंदा हैं या मरे हुए स्पर्म से, तो इमोटाइल भी रिपोर्ट करना जरूरी है। तो ये मोटिलिटी के बारे में हो गया। मोटिलिटी में जब हम इमोटाइल की बात करें तो हमें नेक्रोजूस्पर्मिया के बारे में बात करना चाहिए। ये एक बहुत रेयर टर्म है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि इमोटाइल है स्पर्म्स, तो हमें ये रिपोर्ट नहीं देना चाहिए कि सिवियर स्टेनोजूस्पर्मिया है। हमें ये देखना चाहिए कि कितने जिंदा हैं और कितने इमोटाइल हैं। तो जब हम देखते हैं कि सैंपल में कोई भी हिलता हुआ स्पर्म नहीं है तो हम एक वाइटैलिटी टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कितने जिंदे हैं। तो कितने यानी 1, 2, 3 करके काउंट नहीं किया जाता है, ये एक परसेंटेज है। 100 स्पर्म्स में क्या परसेंटेज अलाइव है देखा जाता है। अगर जिंदा है स्पर्म्स तो ये जरूरी है जानना कि स्पर्म्स आईवीएफ में इक्सी प्रोसीजर द्वारा यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल भी जिंदा नहीं है इस टेस्ट के बाद तो आपको दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए, जैसे सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, आप टेस्टिस से भी स्पर्म्स निकाल के ट्राई कर सकते हैं वगैरह। तो ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिसे आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन नेक्रोजूस्पर्मिया को स्टेनोजूस्पर्मिया से कंफ्यूज मत करिए। नेक्रोजूस्पर्मिया ये देखता है कि स्पर्म्स जब इमोटाइल हैं तो कितने जिंदा हैं और उसका परसेंटेज क्या है। स्टेनोजूस्पर्मिया चाहे जितना भी सीवियर रहे, ये देखता है कि कितने प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटाइल हैं। तो जब हम आकार की बात करते हैं, ऑफ कोर्स टेराटोजूस्पर्मिया तो कहते ही हैं कि ठीक नहीं रहा, अगर उसका सर, बीच में जो नेक होता है वो एरिया या टेल ठीक नहीं रहा तो उसे हम टेराटोजूस्पर्मिया में डाल देते हैं। और अगर सीवियर रहा, बहुत ज्यादा रहा, तो सीवियर टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। बट मॉर्फोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे कहते हैं रिपोर्टिंग में ग्लोबोजूस्पर्मिया। तो जैसे मैंने कहा सर होता है स्पर्म का, स्पर्म के सर के ऊपर एक कैप जैसा पार्ट होता है, इस कैप को एक्रोजोम कहा जाता है। जब ये एक्रोजोम अंडे के पास जाता है तो अंडे का आउटर शेल और स्पर्म का ये जो कैप है वो इंटरैक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, तभी स्पर्म अंदर जा पाता है और अंडे को फर्टिलाइज कर पाता है। अगर ये एक्रोजोम लेयर ना रहा तो आप समझ गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो ग्लोबोजूस्पर्मिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स देखने में तो ये नॉर्मल स्पर्म जैसे ही लगता है, तो रिपोर्टिंग थोड़ा मुश्किल होता है। एंड्रोलॉजी टेक्नीशियन या एम्ब्रियोलॉजिस्ट को
बहुत ध्यान से ये देखना चाहिए कि एक्रोसोम है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा सैंपल नेचुरली ट्राई करने पे या IUI के प्रोसीजर से या IVF के प्रोसीजर से प्रेग्नेंट नहीं होंगे, क्योंकि एक्रोसोम नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ऐसा सैंपल ICSI प्रोसीजर द्वारा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा यूज किया जा सकता है। ऐसे सैंपल में एक स्पेशल सॉल्यूशन डाला जाता है जो स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है। जैसे मैंने कहा वो एक्रोसोम लेयर स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए आवश्यक है, वैसे एक सॉल्यूशन है, वैसा एक केमिकल है जो स्पर्म्स के साथ ऐड किया जाता है और उसके एक्टिवेशन के बाद इन स्पर्म्स को यूज करते हुए ICSI प्रोसीजर किया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको क्रिप्टोजूस्पर्मिया, नेक्रोजूस्पर्मिया या ग्लोबोजूस्पर्मिया का रिपोर्ट दिया गया है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।